चलो, तो आज हमारे पास न्यू टॉपिक। सर मैंने आपकी सब वाईटी पे क्लास देखी थी और कोर्स ले लिया, बहुत बढ़िया काम किया। तन्वी ने भी सब माहौल बनाया था। हाँ थे, अब मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जाते हैं, आप लोग मेरे को दिखे थे। आप लोग देखे थे इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आप लोग दिखे भी थे। और विशाल आपसे तो शायद कल मेरी बात भी हुई थी, है ना? ऐसा कुछ नहीं। और जिस तरीके से मतलब मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। क्यों नहीं होगा यार, काम किया है, दिल से किया है, अच्छा किया है। और ऐसे नहीं कि मतलब फेक काम किया। जब वो बच्चे पढ़ेंगे ना, तो आप समझ रहे हो अपने पास ऑडियंस कितनी सारी होगी, गजब की ऑडियंस होगी। जब वो पढ़ेंगे वो चौंक जाएंगे, भाई ऐसा भी पढ़ाते हैं क्या? हम तो ये पढ़ के आए थे, उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है कि वही पढ़ाते थे। आज की तारीख में वो आने के बाद अब वो पढ़ेंगे ना, तो उनके दिमाग में एक नाम छप गया, मास्टर प्लस एजुकेशन। ठीक है? तो मास्टर प्लस एजुकेशन में कोई सर था जो ऐसे पढ़ाता था बेसिक इलेक्ट्रिकल, कोई सर था जो ऐसे पढ़ाता था मशीन, कोई सर था जो ऐसे पढ़ाता था मेजरमेंट, कोई सर था जो ऐसे पढ़ाता था पावर सिस्टम। तो वो ही तो छाप अपन को छोड़नी है। ठीक है? वो छाप छूट गई ना, फिर देखो ये चैनल की जो ग्रोथ है ना, अभी देखना बहुत फास्टली होने वाली है। आपने देखा होगा 2-3 दिन में बहुत ग्रोथ हो रही है सब्सक्राइबर की भी। ओके। हाँ सर, आप 12 PM पे लेंगे, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप मतलब इतने सपोर्टिव हो, अच्छा लगता है यार, है ना? बहुत आप लोग काबिल तारीफ हो कि आप लोग आते हो, मुझे अच्छा लगता है। और नए बच्चे भी इंगेज होते हैं। और आज फिर से देखिए 9:30 बजे एक बार फिर से माहौल बनाते हैं और नए बच्चों को और इंगेजमेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? फुल एनर्जी, अपना काम करो, प्रोफेशन से करो, बस झूठ मत बोलो, जो भी करो अच्छा करो। ठीक है? बाकी खुदा की मर्जी। ओके। और खाटू श्याम वाले बाबा हमारे साथ हैं। और उसी हिसाब से आज खाटू श्याम बाबा का नाम लेके एक बार 9:30 बजे एक बार और मैदान में होंगे। होगा जो देखा जाएगा, जितने कन्वर्जन होंगे उतने कर लेंगे, बाकी खुदा की मर्जी। ठीक है? अपना बेस्ट देंगे। ठीक है? चलेगा। डीपीएसपी, डीपीएसपी की हम बात करते हैं। डीपीएसपी देखो, आपके पास मैं इसको इन शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े, 6 आपके फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है? और एक आया हमारे पास डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डीपीएसपी का मतलब है वेलफेयर स्टेट। क्या है बेटा? वेलफेयर स्टेट। अगर आपके पास कोई भी कंट्री डीपीएसपी को फॉलो करने लग जाती है, तो मतलब समझिए वो सबसे डेवलपमेंट कंट्री है। मतलब वहां पे क्राइम जीरो, वो है डीपीएसपी। बात समझ में आया? डीपीएसपी क्या है? वेलफेयर स्टेट। अगर कोई भी कंट्री डीपीएसपी को फॉलो करती है तो मतलब वेलफेयर स्टेट, वहां पे क्राइम 0% के बराबर है। लेकिन डीपीएसपी फॉलो करना मतलब बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। ठीक है? तो हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डीपीएसपी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके। हमारे पास क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम फंडामेंटल राइट्स को हम फॉलो करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डीपीएसपी को? डीपीएसपी को मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना। डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साहब, जैसे कि ये अंबानी है। ठीक है? ये अंबानी है और ना, और ये रोशनी है ना, ये रोशनी है। ठीक है? अब बेचारे, अब बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ये रोशनी है, बेचारी गरीब बच्ची है। ठीक है? और ये भाई साहब अंबानी है, अमीर आदमी। ठीक है? अब ये रोशनी चाहेगी कि नहीं, अंबानी के पास इतनी प्रॉपर्टी क्यों है, जितना अंबानी के पास पैसा है वो मेरे पास होना चाहिए। ये है डीपीएसपी। समझ रहे हो? ये बोलेगी कि सर जितना अंबानी के पास पैसा है उतना ही मेरे पास होना चाहिए। सबके पास इक्वली डिवाइडेड पैसा होना चाहिए। अंबानी के पास जितनी जमीन है उतनी मेरे पास होना चाहिए, अंबानी के पास जितना बड़ा बंगला है उतना बंगला मेरे पास होना चाहिए। यह है डीपीएसपी। सबके पास इक्वल अमाउंट में चीजें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज गलत नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज गलत नहीं है डीपीएसपी की। क्योंकि अंबानी ने जो भी कमाया, इतना बड़ा आदमी बना, तो ये अपनी मेहनत से किया ना। इसने भाई साहब अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत के दम पे वो इस मुकाम पे पहुंचा है। तो कैसे मतलब अंबानी बन सकते हो आप? कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अंबानी के पास जो है वो मेरे पास हो? नहीं हो सकता ना। तो ये है डीपीएसपी। बात समझ में आया? अब देखो, हमारे पास डीपीएसपी लागू करने का मतलब क्या है? कि आपके पास डीपीएसपी अगर लागू हो गया, तो इसे आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट है। इसे आप सुप्रीम कोर्ट में ना फोर्स नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे ना ना सर, ये हमारे पास, अंबानी के पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है,
तो आप इसको है ना वहां पे ना सुप्रीम कोर्ट में ना फोर्स नहीं कर सकते हो कि मेरा डीपीएसपी वॉयलेट हो गया सर, डीपीएसपी वॉयलेट हो गया सर, इसके पास इतना पैसा था मेरे पास इतना आया तो सर उसके बराबर पैसा दो। इसको आप वहां पे ना इन्फोर्स नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यही डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स थे जो कि लास्ट वाले सेशन में पढ़े थे। फंडामेंटल राइट्स आपको जो दे रखे हैं उसे आप इन्फोर्स कर सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो कोर्ट में, और इसे नॉट फोर्स, इसे आप फोर्स नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गया? इसे आप फोर्स कर दोगे, इसे आप फोर्स नहीं करोगे। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से कौन सी चीज बढ़िया है? अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो उसे कोर्ट में केस कर सकता है। मैंने कल ही बताया था, लास्ट वाले सेशन में बताया था कि आप बोलोगे कि सर कोई बच्चा है, ठीक है, चलो ठीक है, वो निचली कास्ट का है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का है, आपने उसका नाम बिगाड़ दिया, भाई साहब तो इस कास्ट का है, मैं इस कास्ट का हूं। आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका पास उसका फंडामेंटल राइट्स है, उसका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो वो इन्फोर्स कर सकता है कोर्ट में, वो कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर सकता है। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी कुछ भी मायने में फेल होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होने के कारण आप उसे सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हो, बट डीपीएसपी को नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? तो डीपीएसपी को एक सिंगल सी लैंग्वेज में बात करूं तो यह है वेलफेयर स्टेट। ओके, अगर हर स्टेट आपका कहीं ना कहीं आपके पास डीपीएसपी को फॉलो करने लग गया 100%, तो मतलब नो क्रिमिनल, नो कुछ भी नहीं, सब बराबर है, सबके इक्वल अमाउंट में घर है, इसका इतना बड़ा घर है तो इसका भी इतना बड़ा घर है, वो है डीपीएसपी। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी की भी चीजें बढ़िया भी है, लेकिन उसे हम लागू तो नहीं कर सकते ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं 50% हम डीपीएसपी को यूज करते हैं, 100% नहीं करते हैं, लेकिन 50% हम डीपीएसपी को यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? फंडामेंटल राइट्स हमारा अधिकार है, इसे हम यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया, एक शॉर्ट सी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया कि डीपीएसपी क्या है। अब देखिएगा डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन नेचर ऑफ जनरल डायरेक्टर टू स्टेट वेयर द स्टेट एक्सपेक्टेड इनकॉर्पोरेट देन द पॉलिसी फ्रेमिंग एंड लॉ। अपने फ्रेमिंग और अपने लॉ खुद के खुद बनाए जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशंस अंडर द पार्टिकल 4, सॉरी पार्ट 4 के अंदर इसको मेंशंस किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपके पास आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपके पास इसको एक्सप्लेन किया गया। आप ये बताओ 36 से लेके 51 तक क्या डाला गया? डीपीएसपी डाला गया। 12 अब बताओ इससे पहले आपके पास 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक क्या था फिर? ये कौन से आर्टिकल है जल्दी बताओ? 12 से लेके 35 तक कौन से आर्टिकल है? 12 से लेके 35 तक कौन से आर्टिकल है? अगर हमारे पास पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका डीपीएसपी डाला गया है, तो इसके अंदर कौन सा आपके पास आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक? सारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइएगा, फटाफट बताइएगा, दिख तो रहा है ना आपको? यस, बताइए कौन से आर्टिकल से? नहीं पता? अरे भाइयों, फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? 6 फंडामेंटल राइट्स नहीं बताए थे क्या? भूल गए क्या आप लोग? फंडामेंटल राइट्स है ना, तो सर ये फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर? बिल्कुल याद है ना, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, चिंता मत करो, क्वेश्चन से ज्यादा याद होगा। मैं एक मैराथन लेके आऊंगा, पूरी 100 से 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 100 से 150 तो मान के चलो, मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे सारे के सारे, चिंता मत करो। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो बढ़िया बात है। तो ये डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक हमारा एक्सप्लेन किया गया। दूसरी बात यहां पे ये मैंने आपको बता दी कि भाई साहब फंडामेंटल राइट्स को, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स आपका वॉयलेट होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में आप इन्फोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी वॉयलेट होता है तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट में वॉयलेट नहीं कर सकते हो। यही तो बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, डीपीएसपी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ अनलाइक फंडामेंटल राइट विच कुड बी इन्फोर्स। फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कर सकते हो? इन्फोर्स कर सकते हो, बट आपके पास डीपीएसपी को फोर्स नहीं कर सकते हो। 3 टाइप के आपके पास डीपीएसपी होते हैं, बस नाम याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं। सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल, बस नाम याद रखना है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला।
ठीक है, हमारे एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसके डेप्थ नहीं जाती है। बस आपको पता होना चाहिए कितने डीपीएसपी है आपके पास, कितने टाइप के डीपीएसपी होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल आपके पास प्रिंसिपल्स। ओके, बातें क्लियर। अब ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं हमारे पास, अलग अलग आर्टिकल्स में बताया गया है कि आपके पास आर्टिकल 38 क्या बताता है, आर्टिकल 39 क्या बताता है, क्योंकि 36 से लेके 51 तक हमारे पास डीपीएसपी है। लेकिन इनसे आपको कोई भी नहीं पूछने वाला, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि कितने टाइप के आपके डीपीएसपी होते हैं और डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, और आपके पास डीपीएसपी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है और कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, इतना ही आपसे पूछता है। बात समझ में आ गया। तो ये कुछ चीजें जो हमने ली हैं, अगर उनके बारे में बात करूं, जैसे कि आपके पास आर्टिकल 48A बोलता है, ये बहुत बढ़िया बात बोलता है कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करिएगा। बात समझ में आया, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करिएगा, ये हमने डीपीएसपी से लिया है। और अच्छी बात है, क्योंकि आज की तारीख में इंसान जंगल में जाके भी बस रहे हैं भैया, जंगल में जाके है ना, वहां पे खेत कम करते जा रहे हैं, वहां पे ना भाई यहाँ पे हमारा प्लॉट बनेगा, ये बनेगा, उससे एनवायरमेंट अगर आपका प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको पता है कि इतनी सारी गाड़ियां चलती है, ये चलती है, धीरे धीरे इंसान खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। एनवायरमेंट में अच्छा होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपका डीपीएस भी अच्छा काम भी करता है, कहीं ना कहीं वो तो पूरा ही अच्छा करता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते पूरा का पूरा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो डीपीएस में जैसे आर्टिकल 40 है, ऑर्गेनाइजिंग पंचायत एंड गिविंग देम पावर एंड अथॉरिटी। इन्होंने भाई साहब डीपीएसपी के थ्रू हमने ये भी ले रखा है, ये पंचायती जो राज आता है, ये भी हम डीपीएसपी के थ्रू लेके आए कि भाई पंचायती राज बनाओ। ओके, गिविंग देम, उसे कुछ पावर दो, उसे कुछ अथॉरिटी दो, ये सारी भी हमने डीपीएसपी के थ्रू ही हमने लेके आया। आर्टिकल 41 लेके आया, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। राइट टू वर्क कि भाई साहब ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर है, पहले निचोड़ देते अच्छे खासे, भाई साहब ये है ना, आपसे कितने घंटे की नौकरी करवाते थे, ये ना 15-15, 16-16, 17-17 घंटे की नौकरी करवाते थे। तो डीपीएसपी ने फिक्स किया, भाई साहब एक आदमी है ना दिन में ना 8 to 12 हार्स के अंदर ही काम करेगा। अगर कोई भी 8 to 12 हार्स के जिससे ज्यादा काम करवा रहा है, तो या तो उसको डबल सैलरी देनी पड़ेगी या वो क्राइम है। तो डीपीएसपी ने ये लेके आया राइट टू वर्क, वर्क का टाइम लिमिट है, पहले लिमिट नहीं थी मेरे भाई, सुबह बेचार को निचोड़ देते प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बात समझ में आया। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिए मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में भी बताया था। ओके, कि आपके सॉरी, राइट टू एजुकेशन आपके पास जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था कि 1 से 14 साल के लिए जो बच्चा होता है उसके लिए एजुकेशन कंपलसरी है, माँ बाप का भी अधिकार है, उसको काम नहीं करवाएं किसी जगह पे ले जाके, अगर काम किया पकड़ा गया तो माँ बाप को जेल हो जाएगी। बात समझ में आया। तो यहाँ पे डीपीएसपी तो पूरा यू लेके आया, पता है डीपीएसपी ने क्या बोला, राइट टू एजुकेशन में क्या बोला कि कॉलेज तक फ्री, एमबीबीएस सब फ्री, इंजीनियरिंग सब फ्री, ये होता है डीपीएसपी। लेकिन हम पूरा तो नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि हमारा देश इतना सक्षम नहीं है कि हम फ्री एजुकेशन दे सकते हैं कॉलेज लाइफ तक, क्योंकि उनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है, उनको भी गवर्नमेंट चलानी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने बता रखा भाई हम 1 से 14 साल तक के बच्चों को हम दे देंगे, 10 से 12 तक जो पढ़ेंगे उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कॉलेज लाइफ में हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारा देश इतना सक्षम नहीं है। बाकी की कंट्री कर सकती है, लेकिन इंडिया इतना सक्षम नहीं है, होगा तब देखा जाएगा। तो यहां तक तो हमारे पास ये तो अधिकार है, ये है आपके पास। तो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, दूसरी डीपीएसपी के थ्रू हमने ये भी बता दिया आपके पास, आर्टिकल 50 में बोला गया, कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, लेकिन फिर भी याद रख लो कि क्या क्या चीजें बताइए। सेपरेट ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो आपके पास एग्जीक्यूटिव होगा उससे आपका जो जुडिशरी है, ओके, कोर्ट वगैरह, वो उससे आपका सेपरेट किया जाए, एग्जीक्यूटिव से आपका जुडिशरी अलग किया जाए। एग्जीक्यूटिव मतलब हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी। The state shall take a step to separate the judiciary from the executive in public service of the state. ओके, जो भी आपके पास एग्जीक्यूटिव है, हायर अथॉरिटी से आपका जुडिशरी सबसे अलग होना चाहिए। ये भी हमने डीपीएसपी के थ्रू ही लेके आए। तो ये है डीपीएसपी, बस 2 से 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो डीपीएसपी खत्म ना, याद हो गया। बस ये याद रखना कितने टाइप के होते हैं, ये नाम याद रखना, लिबरल, सोशल, गांधीयन। अब हमारे पास आती है अगली फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटी बहुत बड़ी है, ऐसे याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने बोला ना कि आपकी क्या ड्यूटी है, आप इस देश के नागरिक हो तो आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी कुछ ना कुछ तो ड्यूटी होगी ना, है ना। तो वो ड्यूटी आपके पास आती है यहाँ पे।
अगर मैं बात करूं तो पहले जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी थी, अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूं तो पहले हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी थी कितनी, 10 ओल्ड। अगर मैं नाउ अभी के टाइम की बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है हमारे पास, 11। ओके, ये आपकी प्रेजेंट में है। बातें समझ में आ गई? सर देखो, आपको पता है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारे नेशनल जो एंथम है उसकी हम इज्जत करें। ओके, और हमारे पास जो हमारा तिरंगा है उसका अपमान ना करें। ऐसा नहीं कि उसको आप पैरों पे पटका के, पैरों में पटक के उसे कुचल रहे हो। ये हमारी नेशनल फंडामेंटल ड्यूटी है। बात समझ में आया कि इसका हम सम्मान करें। क्लियर? तो हमारे पास टोटल 11 बताई गई है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिएगा, मैं बता देता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द एक्ट विच सिटीजन आर सपोज टू परफॉर्म व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट इट इज कवर अंडर द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पे डाली गई है, आर्टिकल 51A के अंदर हमारी डाली गई है। सर इन 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड। ये 1976 के अंदर एड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंड ऑफ सौरन सिंह कमिटी। ये नाम याद रखना, सौरन सिंह कमिटी। ओके, ये भाई साहब रिकमेंड किसने की थी, सौरन सिंह कमिटी ने रिकमेंड की थी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब आपके पास फंडामेंटल जो ड्यूटी है जो आपकी एड की गई थी, पहले तो ये आपके पास कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारी एड की गई थी, क्योंकि हमारे पास अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आएंगे। याद रखना, आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट आप देखने वाले हो। तो सौरन सिंह कमेटी के थ्रू ये रिकमेंड की गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। अगर हम हमारे पास अगली बात में बताऊं कि हमारे पास ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बट 2000 के अंदर 2000 के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किया और उसमें 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर? चलो अब देखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया। ओके, ये 6, ये 6 हो गया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस ऊपर ऊपर से आपको फ्लो होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कितनी फंडामेंटल ड्यूटी से, इतना डेप्थ नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, ऊपर ऊपर से पूछेगा। ये अमेंडमेंट एक्ट आपको याद होना चाहिए, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपने इसको जोड़ा है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन से आर्टिकल्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। बात समझ में आया? तो 3 से 4 टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, ऑब्लिक विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ओके, एंड फ्लैग। हमारे पास जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम में मुझे ये बताइएगा, जो नेशनल एंथम है वो हमारा जन गण मंगल है या वंदे मातरम है? चलिए बताओ, आपको याद है ना? पढ़ाया है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाई हुई चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, जो पढ़ाई है वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फटाफट मुझे बताइएगा, क्या है, वंदे मातरम या जनगण मंगल? नेशनल एंथम जनगण मंगल, यस बिल्कुल सही बात है, जनगण मंगल। इसे कंपोज किसने किया था, कंपोज किसने किया था, कंपोज किसने किया था, जल्दी बताओ। नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था? नाम भी बताया था मैंने लास्ट वाले सेशन में, याद करो। अभी भी बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनल एंथम। चटर्जी या रविंद्र, अरे मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर थे, टैगोर थे, टैगोर थे। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, और ये नेशनल सॉन्ग है हमारे पास, ये हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे पास कंपोज किया था। अब देखो मैं कैसे याद रखता हूं इसको, मैं बता देता हूं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके, देखिएगा मैं कैसे याद रखता हूं।
कई बार दिमाग से निकल जाती है कि कैसे याद रखें, दिमाग कंफ्यूज हो जाते हैं बाई चांस एकदम से आता है तो, क्योंकि पढ़ना इतना सारा होता है। मैं ऐसे याद रखता हूँ कि देखो, रविंद्रनाथ टैगोर, मैं उसको तो याद रखता ही नहीं हूँ। मैं याद रखता हूँ सॉन्ग गाया होगा। देखो सॉन्ग गाया होगा, तो अच्छा सॉन्ग गाया होगा तो मतलब सॉन्ग बका होगा, मतलब देखो इसका अपमान मत करिएगा, मैं बस याद करवा रहा हूँ कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा मुंह से बक बक किया होगा, अगर मुंह से बक बक किया होगा तो नाम से आ गया होगा बकीम चंद्र। मैं इसे याद रखता हूँ, ओके। अच्छा आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस था, बात समझ में आया। बस ऐसे ही याद रखना है, सॉन्ग गाया हुआ तो मुंह से बक बक हुई होगी, तो उससे बकीम चंद, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको रविंद्रनाथ टैगोर आपको हो जाएगा, ओके। चलो ये देखो, एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आप गलत कर दोगे आप। दूसरी बात पर ये हमारे पास बता दी, पहली फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज बता दी। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज एंड इंस्पायर एंड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बोलते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि जैसे कि हमारे पास भगत सिंह हुए, हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद हुए, ओके, जो उन्होंने हमारे देश में हमारे देश को आजाद कराने के लिए लड़े हैं, उनसे हमको इंस्पायर होना चाहिए। हमारे जो नोबल्स हैं उनके आइडियाज की हमें सम्मान करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ये हमारी है फंडामेंटल ड्यूटीज। बात समझ में? नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई वो नहीं कि आप पे कोई केस लग जाएगा। ऐसे देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा नहीं कि आप पे केस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई हमको ये फॉलो करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है कि इन्होंने हमारे देश के लिए लड़े हैं, हमारे देश को आजाद कराया, और हमारे पास जो नोबल्स हैं हमारे, उनके क्या क्या आइडिया है, अच्छे आइडिया है, कितने अच्छे आइडिया, उनको फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और ये हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। और ये हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देखो ये महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हम कर्नाटक है, ये केरल है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा देश एक इंटीग्रेटेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है कि अच्छा हर जगह पे हो रहा है। हर जगह पे तो ऐसा नहीं है ना कि 15 अगस्त नहीं मनाई जाती है ना, हर जगह पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना। नहीं तो भाई साहब नहीं, राजस्थान में तो अलग मनाया जा रहा है, वहां पे अलग मनाया जा रहा है, वहां पे राज ठाकरे वाला मनाया जा रहा है, जो भी मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तो नहीं है ना, सब एक ही है ना। तो हमारे पास इससे हमारा देश है ना जुड़ा रहेगा, इंटीग्रिटी रहेगी, सॉवरेनिटी स्वतंत्र रहेंगे, यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर की यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी। बात समझ में आया? ऐसे मेरे को राज ठाकरे बहुत पसंद था, पसंद है, ठीक है। लेकिन वहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे है ना, उद्धव ठाकरे है ना, ठीक है। बट मेरे को पसंद बहुत ज़्यादा राज राज ठाकरे थे। महाराष्ट्र से तो कौन है, रोशनी होगी शायद। आपको कौन पसंद है? आपके बाला साहब ठाकरे? बाला साहब ठाकरे तो मतलब गजब थे। जब बाला साहब ठाकरे एक्सपायर हुए थे ना, हम कॉलेज में थे बॉम्बे में, तो क्या हुआ कि बाला साहब ठाकरे जब हुए ना, एकदम से होने के बाद क्या हुआ कि मतलब वो शिवसेना वाले आ गए, शाम के शायद 7 या 8 बज रहे थे, हम जिम कर रहे थे, तो वो एकदम से आए और मतलब फुल लाठीबाजी, फुल वो, क्यों आपको जिम भी बंद नहीं करना आता क्या? बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया है, आपको ये भी नहीं पता क्या? मतलब पूरे महाराष्ट्र में ना तहलका है भाई बाला साहब ठाकरे का, मतलब तहलका है ना, गजब का है, ठीक है। मतलब पावर है, मतलब शिवसेना वाले आए ना भाई साहब, तोड़ फोड़ मचा गए। और शायद उस दिन तो बॉम्बे भी पूरा बंद था, ओके। पूना बॉम्बे ये जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वहाँ की, पूरी बंद, लॉक। मतलब उस दिन मेरे को पहली बार पता चला कि भाई साहब यहाँ पे क्या रुतबा है बाला साहब ठाकरे का, ठीक है। तो गजब था। जो भी था, कभी राज ठाकरे की भाषा सुना, राज ठाकरे मतलब बाला साहब ठाकरे की तरह ही बोलता है प्रॉपरली, इसलिए मेरे को पसंद भी आता है वो। अब बस सीएम वहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। चलो, हाँ, डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विस, ओके, इफ द वेन द कंट्री रिक्वायर्ड, ओके। तो हमारे पास ये सारी चीज देखो आप पढ़ लेना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, इसमें अपन को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको पूछता भी नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है इस टाइम पे, ये हमारी जो जो फॉलो करने की चीजें हैं वो हमको फॉलो करना चाहिए, ओके। ना भी करोगे तो कोई क्राइम नहीं है, ऐसी जरूरी नहीं कि आप पे क्राइम में आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं, लेकिन करना चाहिए, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। बात समझ में आया? उससे हमारे देश की यूनिटी बनी रहती है, इससे इंटीग्रिटी हमारी बनी रहती है, ओके। तो देखिएगा कि हमारे पास ये बातें हमने बता दी, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, सब कुछ सिंपल है, ठीक है, ज्यादा यूज जरूरत नहीं है। देखिएगा अब हमारे पास अगला आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव।
यूनियन एग्जीक्यूटिव, दो चीजें आएगी आपकी, एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, एक आएगी आपके पास यूनियन लेजिस्लेटिव। यूनियन लग गया ना, यूनियन लग गया ना, तो भाई देश की सरकार चला रहे हैं, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, समझ में आ गया, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव जो होंगे, जैसे कि आपके पास प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर होंगे, आपके मोदी जी हो गए, ओके, और आपके पास द्रौपदी मुर्मू हो गई, प्रेसिडेंट हो गए, आपके पास एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि आपके पास अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, ये आपके पास एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब ये हाई। उसके बाद आपके पास ये आता है लो, दिस इज यूनियन लेजिस्लेटिव, मतलब जो दिल्ली पे बैठते हैं। तो हमारे पास जो यूनियन के बारे में जो बात किया गया है वो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास बात की गई है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड आर्टिकल 52 टू 78 डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो हमारे पास ये एमपी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ओके, इनके बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 78 में ये डील की गई है, इनके बारे में बात की गई है। मैंने आपको ऑलरेडी आर्टिकल्स बता दिए, 395 क्या क्या हुआ था, सारी चीजें। हमारे पास जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर कौन कौन आते हैं मेरे भाई? एग्जीक्यूटिव मतलब हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी, ऊपर की पावर जो दिल्ली में बैठती है। यूनियन लग गया तो देश की सरकार। प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, एंड अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, जल्दी बताओ। अटॉर्नी जनरल कोई जानता है? अटॉर्नी जनरल जल्दी बताइए फटाफट। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल नहीं जानते हो? महानिदेशक, जिसे आप हिंदी में बोलते हो महानिदेशक, चलो हिंदी में बता दें, महानिदेशक, ओके, ठीक है, यस। ये आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपके एडवोकेट होते हैं वो है आपके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया की बात कर रहा हूं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जिनके पास कानून है उनको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मिनिस्टर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठते हैं? एडवोकेट, जज, जो हायर अथॉरिटी पे होते हैं, जो हायर अथॉरिटी पे है, ना कि लोअर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी पे। तो ये आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। अटॉर्नी जनरल वो होते हैं महानिदेशक, ठीक है, चलेगा। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में कहां पे बात की गई है इंडिया में, ये बताइएगा। इंडिया में प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल है या प्राइम मिनिस्टर रूल है? इंडिया में कौन सा रूल है, जल्दी बताओ। इंडिया में कौन सा रूल है? प्रेसिडेंट रूल है या प्राइम मिनिस्टर रूल है? फटाफट बताओ कौन सा रूल है इंडिया में? यस, प्राइम मिनिस्टर रूल, प्रेसिडेंट रूल नहीं है। तो ये बताइएगा कि ये प्रेसिडेंट रूल कहां पे है, कौन से देश में प्रेसिडेंट रूल है? कौन से देश में प्रेसिडेंट रूल है, जल्दी बताओ, कौन से देश में प्रेसिडेंट रूल है? यस, यूएसए में आपका प्रेसिडेंट रूल है। बात समझ में, वहां पे आपके पास ये रूल आपका यूएसए के अंदर है। बात समझ में आ गया? प्राइम मिनिस्टर रूल नहीं है। आपके पास जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहां से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में कहां से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में कहां से लिया गया है, कहां से टेकन किया गया है? बाय यूके, बहुत बढ़िया, वो तो आप तो पढ़ते हो यार। चलो, आपके पास जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है या अनरिटन है? रिटन है या अनरिटन है, जल्दी बताओ। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है या अनरिटन है? रिटन है या अनरिटन है?
यस, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है सर। और यूके का अनरिटन। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है? यूएसए का रिटन है या अनरिटन है? यूएसए का, यस, यूएसए का रिटन है। हम्म। और इंडिया में इंडिया में कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार इंडिया के अंदर है? जो चुनाव होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं आपके इंडिया में? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है ना इंडिया, डेमोक्रेसी। बीजेपी की तो सरकार है, लेकिन डेमोक्रेसी के थ्रू हमारे पास इंडिया के चुनाव व्यवस्था हमारी डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र, जिसे आप हिंदी में लोकतंत्र बोलते हो। लोकतंत्र जिसे आप जनता के द्वारा चुना जाएगा। क्या यूएसए में भी डेमोक्रेसी है क्या? क्या यूएसए में भी डेमोक्रेसी है क्या? जल्दी बताओ, यूएसए में भी डेमोक्रेसी है क्या? जल्दी बताओ, क्या आपके पास यूएसए के अंदर भी लोकतंत्र सरकार है क्या? तो आप बोलोगे यस, सेम सेम आपके पास यूएसए, बिल्कुल। क्या चाइना चाइना के पास भी डेमोक्रेसी है क्या? चाइना के पास भी क्या डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है क्या? चाइना के पास भी तो क्या है आपके पास? चाइना के पास, चाइना के पास क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है सर उधर। यस, कम्युनिस्ट पार्टी मतलब राजतंत्र, राजा का बेटा है राजा। ओके, बात समझ में आ गया? हमारे यहां है लोकतंत्र, बात समझ में आ गई? चलो चलो बढ़िया। अब देखिएगा, थोड़ा सा हमारे पास आगे और बढ़ते हैं। तो ये बताओ, डेमोक्रेसी सरकार बढ़िया होती है या राजतंत्र सरकार बढ़िया होती है? डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र या राजतंत्र? लाइक अ डिक्टेटर, बिल्कुल, डिक्टेटरशिप। लोकतंत्र या राजतंत्र? डेमोक्रेसी। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं, आप बोल रहे डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, हम डेमोक्रेसी देश में रहते हैं इसलिए हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने बता दिया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न किया गया था, तो उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी सरकार से ना देश को डेवलपमेंट होने में बहुत साल लग जाएंगे, देश जल्दी डेवलप नहीं हो सकता। राजतंत्र अगर आप लेके आते हो, ओके, राजतंत्र अगर आप लेके आते हो तो उससे देश जल्दी आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का बोलना था ये, कि अगर आप राजतंत्र सरकार लेके आओगे तो देश हमारा डेवलप हो जाएगा बहुत फास्टली। लेकिन हम राजतंत्र नहीं लेके आए। देखिएगा, राजतंत्र हमारे पास जो जैसे कि चाइना में है, आपने भी देखा होगा लास्ट के 15 साल में कितना वो डेवलप हुआ है, चाइना बहुत आगे तरक्की किया उसने। टेस्ला जैसी कंपनियां वहां पे गई है, इंडिया में नहीं आई, इसलिए तो टेस्ला कार इंडिया में नहीं बिक रही है। तो डेवलप हुआ है ना भाई, बहुत बहुत ग्रोथ की है चाइना ने, ठीक है, लास्ट के 15 साल में। राजतंत्र सरकार है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र सरकार के अंदर क्या होता है ना, मैं बताऊं भाई साहब, आगे से पैसा होता है कि इतना पैसा हम पास करते हैं भाई साहब, 1,000 करोड़ रुपए हमारे देश की पब्लिक के लिए हम पास करते हैं। वहां से अनाउंसमेंट होता है, लेकिन जब वो 1,000 करोड़ रुपए जब आते हैं तो वो आप तक पहुंचते पहुंचते पता है कि उसका कितना हिस्सा हिस्सा रह जाता है? 10,000 रुपये हो जाता है। 1,000 करोड़ का क्या हो गया? वीडियो तो चल रहा है ना दोस्त? पहुंच, चल तो रहा है ना मेरे भाई? बढ़िया तो चल रहा है ना? हम्म? सही तो चल रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बढ़िया है ना?
प्रॉब्लम है क्या किसी को, जल्दी बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, मतलब 1,000 करोड़ रुपए अगर हमारे पास होते हैं तो कितने हो गए, 10,000 रुपये आप तक पहुंचते हैं। क्योंकि 5 साल की सरकार है, 5 साल में भैया सरकार चेंज होने वाली है, जो भी करना है 5 साल में करना है। तो शुरू के 4 साल तो पैसा कमाएंगे, लास्ट के 1 साल में पूरी प्रचार करेंगे, इधर पैसा लगाएंगे इधर पैसा लगाएंगे, उनको जीतना है। ठीक है, तो वो होते हैं कि इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है लोकतंत्र सरकार के अंदर, लेकिन राजतंत्र सरकार के अंदर टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर राजतंत्र सरकार होती है तो मतलब जल्दी देश आपका डेवलप होता है। ये आज से 70 साल पहले भीमराव साहब अम्बेडकर ने बता दिया था कि राजतंत्र सरकार होना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे थे, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है जैसा उन्होंने सरकार चला रखा था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, तो वैसा ही हमने रखा है, उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि पब्लिक समझ नहीं पाती, इसलिए हम राजतंत्र नहीं लेके आए, हम लोकतंत्र लेके आए। अब दूसरी बात ये होती है कि सर हमारे पास जो पूरे अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हो तो सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, सबसे लेंथिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो आप बोलोगे सर इंडिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ज्यादा लेंथी है, क्या ये रिजिड है, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है क्या, उसको अमेंड नहीं कर सकते क्या, बहुत ही रिजिड है क्या, उसको चेंज करना मुश्किल है क्या, बहुत ही हार्ड है क्या, वेरी रिजिड, वेरी रिजिड, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर इंडिया का लेंथी तो है लेकिन इतना रिजिड नहीं है। ओके, ये आपके पास फ्लेक्सिबल भी है, समथिंग फ्लेक्सिबल, सम फ्लेक्सिबल एंड सम रिजिड, याद है आपको, सम रिजिड, थोड़ा कठोर है थोड़ा फ्लेक्सिबल भी, ये मैंने लिखा था आपको। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपके पास उसको अमेंड नहीं कर सकते, अमेंड तो करते हो ना आप, अमेंडमेंट कर करके आपने भाई ये क्या लगा रहे थे भाई इतनी देर, 42 अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किया, फिर इसके बाद हमने ये चेंज किया, फिर हमने ये चेंज किया, तो बेटा अमेंडमेंट एक्ट करके आप चीजों को चेंज कर रहे हो। तो बातें समझ में है आपको कि हाँ सर अमेंडमेंट जब कर सकते हैं तो फ्लेक्सिबल है सर, फ्लेक्सिबल है, उसका भले हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन अमेंड तो कर सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि हाफ फ्लेक्सिबल हाफ हार्ड, बिल्कुल ये सही बात है। क्लियर, क्या यूके, आपके यूके का नहीं सॉरी, हमारे पास यूके का तो वैसा हाथों हाथ बनता है, हमारे पास अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो क्या यूएसए का भी फ्लेक्सिबल है क्या, यूएसए का क्या फ्लेक्सिबल है क्या, क्या है, जल्दी बताओ, यूएसए का क्या है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज वेरी हार्ड, ये हार्ड है मेरे भाई, ठीक है, वो हार्ड है, दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, देखिए इंडिया वाले तो कर सकते हैं हम, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, सम रिजिड भी है। ठीक है, बस उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आए, तो मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको थोड़ी बहुत चीजें आपको बता दी हैं, तो आपके शायद दिमाग में थोड़ी पिक्चर बैठी होगी, अच्छा तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अच्छा ऐसे पढ़ी जाती है कि सर ऐसे रिकॉल करना है कि यस ऐसे रिकॉल करना है, तो ये सारी चीजें जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ये सारी चीजें आपको याद आएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो आप जानते ही हो इंडिया का, ओके, ज्यादा पावर नहीं होती है लेकिन इसके पास भी एक पावर होती है भैया, वीटो पावर, बहुत बड़ी पावर होती है, वो चेंज कर सकता है। ठीक है, वीटो पावर के बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो इंडिया में जो हम प्राइम मिनिस्टर रूल होता है इंडिया में, ओके, तो हम तो इसी की सुनते हैं भाई साहब, ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही दे रखा है। क्या यूएसए में भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज्यादा पावर दे रखा है क्या, क्या यूएसए में भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज्यादा पावर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर यूएसए में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर नहीं है, यूएसए में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है यूएसए में। क्लियर, अब देखिएगा आर्टिकल 52 बताता है कि प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप लोग तो सोच रहे थे कि सर हम तो अपनी मम्मी के बेटे हैं, हम तो पहले बेटे हैं,
है ना, हम ही इस देश के पहले नागरिक हैं, आप लोग नहीं हो। इस देश का पहला नागरिक हमारे देश का प्रेसिडेंट है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट पहला नागरिक है इस देश का। अच्छा, तो आज पता चला है हमको, तो प्रेसिडेंट पहला नागरिक है। हाँ मेरे भाई, पहला नागरिक है इस देश का। बातें समझ में आ गई। एनी इंडियन सिटीजन हु हैड कंप्लीट 35 ईयर एज, अगर आपकी 35 ईयर की एज हो जाती है, एंड डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस of profit and also qualified for elections as a member of Lok Sabha is eligible for the election as the post of the President of India। ये बोलना चाहता है कि आपके पास पहली बात तो यह है कि आपकी एज होगी 35, और आपने अगर लोकसभा में से कोई सी भी सीट निकाल ली, अगर वहां पे आप चुनाव जीत जाते हो, और डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप कभी जेल वेल नहीं गए हो, तो आप इस देश के प्रेसिडेंट बन सकते हो। भाई कोई तो किसी के दिमाग में तो आया होगा, है ना। बात समझ में आ गया। तो आपके पास बात समझ में आ गया। आपके पास पहली बात तो यह है कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 35 साल की आपके पास एज होनी चाहिए, और आपके पास लोकसभा के आप मेंबर होना चाहिए। ओके, और आपने वहां से इसी डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने कोई प्रॉफिट को होल्ड नहीं किया हो, मतलब करप्शन नहीं किया हो, आपने कोई करप्शन नहीं किया हो, मतलब करप्शन के केस में आप जेल वेल ना हुई हो आपको, ओके, कि आपने करप्शन कर लिया हो, तो कोई करप्शन नहीं किया हो आपने, तो आप इस देश के प्रेसिडेंट बन सकते हो। मतलब आपके दिमाग में आया होगा, यस सर हम प्रेसिडेंट बनेंगे इस देश के। ये तो है, अभी तो ये यहाँ तक तो पहुंचे नहीं सर, जब सिलेक्शन नहीं होंगे तो एक ही तो चीज सोचेंगे सर, प्रेसिडेंट बनेंगे देश का, है ना। जब देश का प्रेसिडेंट चाय बेचने वाले बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हो ना, क्यों नहीं बन सकते हो। चलो, कभी कभी डाउट हो जाता है मेरे को कई चीज़ों में, लेकिन क्या बोलो, छोड़ो। कभी वायरल हो जाए मेरा वीडियो, पब्लिक तक पहुंच जाए, सर्कुलेट हो जाए, तो केसेस हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, चुप रहता है। अब हमारे पास अगली बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट बाय मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सेक्रेट बैलेट। आपके पास जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, हाँ क्योंकि सर भारत के पहले नागरिक, कोई जेल हो जाएगी तो फिर क्या है। हाँ सही बात है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोल कॉलेज। ओके, ये आपके पास इलेक्ट्रोड कॉलेज, ओके, इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ओके, बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सेक्रेट बैलेट। ओके, उनके आपके पास जो इलेक्शंस कमीशन है हमारा, उसके थ्रू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। अब देखिएगा जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज वो क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टोरल मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिल्ली की बात चल रही है यहाँ पे, जो भी बात चल रही है बेटा दिल्ली की चल रही है, स्टेट की बात नहीं चल रही, याद रखना है अभी। द electoral college consists of elected member of both the house of parliament, elected member of state legislative assembly and elected member of legislative assembly of Delhi and Pondicherry। ये सब मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनाव कराते हैं, और प्रेसिडेंट को जितवाते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जनता चुनती है, जनता के थ्रू इनका चुनाव कराया जाता है, जनता के थ्रू नहीं, वहां पे आपके पास इनके थ्रू यहाँ पे ये प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब आपके पास यहां पे एक अगला पॉइंट आता है, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिलीड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के बाद बहुत बड़ी पावर है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपके पास प्रेसिडेंट के चुनाव को रोक सकती है, डिलीट कर सकती है, इतनी बड़ी पावर है। आप तो समझते थे कि सर प्राइम मिनिस्टर के पास मोदी जी के पावर है, आपको तो समझते थे प्रेसिडेंट के पास पावर है। पावर तो भैया सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो इलेक्शंस को रोक सकती है प्रेसिडेंट के। अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग रोक सकती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1) टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज, सॉरी ये दूसरा है आर्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1) द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर।
आपके पास आर्टिकल 56 बताता है कि आपके पास प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ही रह सकता है। ओके, अंडर द आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फ्रॉम द ऑफिस और वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच। इम्पीच का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइएगा, किसी को आता है? फ्रॉम द ऑफिस एंड वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीच का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइएगा, समझ में आया आपको? इम्पीच, जल्दी बताओ, इम्पीच का मतलब समझ में आया आपको? अंडर द आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फ्रॉम ऑफिस ऑफ वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीच करना, इम्पीच करना हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को समझ में आना, महाभियोग। प्रॉपरली हिंदी में तो मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा कि इम्पीच करना मतलब आप अंडर आर्टिकल 61 के थ्रू, हिंदी में मेरे को भी नहीं पता इसका, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इम्पीच का मतलब हिंदी क्या होता है। ओके, और महाभियोग इतनी खतरनाक हिंदी मेरे को आती नहीं है। ओके, आर्टिकल आपके पास 61 के थ्रू प्रेसिडेंट आपके पास इम्पीच कर सकता है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोल पाऊंगा, मेरे को हिंदी नहीं पता इसकी, ठीक है। इसको इम्पीच कर सकता है फ्रॉम ऑफिस ऑफ वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशंस के वायलेट को, ठीक है। तो इसका हिंदी देख लीजिएगा, इसका हिंदी मेरे को पता नहीं है। ओके, यस, बिल्कुल आर्टिकल, हाँ बिल्कुल, दोषी ठहराना, हाँ ये हिंदी बिल्कुल। ये तो देखो, इम्पीच का मतलब है आपके पास दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। आपके पास आर्टिकल 61 के थ्रू प्रेसिडेंट को दोषी बनाया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 61 बोलता है कि अगर ऐसा, ये तो है कि भाई चलो ठीक है पहला नागरिक है, लेकिन भाई साहब ऐसा उन्होंने अगर कुछ गलती कर दी तो पहला नागरिक गलती कर भी सकता है ना। अगर उनको गलती कर दी तो हमारे पास आर्टिकल 61 बोलता है कि इसके थ्रू हमारे प्रेसिडेंट को भी दोषी ठहराया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वायलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को बदला, चेंज करने की कोशिश की, आपको लग रहा था जेल ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो पर आप जब तक वो प्रेसिडेंट है उस टाइम पे नहीं हो सकती, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं हो सकती जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। जेल तभी होती है जब उनको पहले तो वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको पुलिस हाथ लगा सकती है, उसके बाद ही जेल होती है। पहले उस जिस पोजीशन पे है उसको छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो उस पोजीशन पे उनको जेल में नहीं डाल सकते हो, लेकिन उस पोजीशन में रिजाइन देने के बाद आप उसे जेल में डाल सकते हो। बात समझ रहे हो? तो ये हमारे पास अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ की तो उसको भी दोषी दोषी ठहराया जा सकता है। अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि पावर किसके पास में है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास में है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? किसके पास में हाईएस्ट पावर आ रही है आपके पास? किसके पास आ रही है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? कोर्ट, यस, सुप्रीम कोर्ट के पास ही सबसे ज्यादा पावर है मेरे भाई। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये भी क्या चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन ये भी क्या चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन अल्टीमेटली जो बातें बोली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके अकॉर्डिंग बातें ये निकल के आती है कि पावर सबसे ज्यादा भैया सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। बात समझ में आया? तो चलेगा, आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी 9:30 PM पे हमारा सेशंस भी है। और मैं इनको PDF मेरा अपलोड नहीं होगा शायद, लास्ट वाला मैं कर दूंगा, आज कर दूंगा, ठीक है। दोनों PDF, आज का भी पुराना भी मैं अपलोड कर दूंगा, चलेगा? यस, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही गवर्नमेंट है, सही बोल रहे हो, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।